नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। जो पहले हमने ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की जो प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, आपने उस सीरीज़ को भी बहुत अच्छा प्यार दिया। मैं आई होप आप ये सीरीज़ को भी बहुत अच्छा प्यार देगा, जो जिसमें हमने एम्स नर्सिंग ऑफिसर के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर्स की में जो पूछे गए सवाल है, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, वो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए। आई होप आप सभी को ये सीरीज़ भी बहुत अच्छे से पसंद आएगी। ये सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। अभी तक आपने जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट भी देख लेना, जिससे कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द ब्लेड। ब्लेड यहाँ पर एक डायग्राम दी जाएगी, उसका जो साइज़ है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। यहाँ पर जो ब्लेड दिया है उसका साइज़ क्या है? इसका जो साइज़ है वो 11 है। जो ब्लेड्स है वो मोस्टली सर्जरीज़ में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग जो ब्लेड्स है उसके जो साइजेस है यहाँ पे पहले ही आपके लिए दे दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू परफॉर्म द कैथेटराइजेशन नर्स शुड बी प्लेस अ वुमन इन। कैथेटराइजेशन करने के लिए नर्स को वुमन को कौन सी पोजीशन में रखना ज़रूरी है? लिथोटॉमी पोजीशन, डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन, सिम्स पोजीशन, टिंडरबर्ग्स पोजीशन। जो ऑप्शन है इसका जो सही जवाब है डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। नेक्स्ट, साइज ऑफ द कैनोला शोन इन द इमेज। यहाँ पर एक इमेज दी जाएगी जिसका कैनोला साइज हमें पता होना चाहिए। 18G, 16G, 20G एंड 80G, 22G। इसका सही जवाब क्या होगा? ये ग्रीन कलर का कैथेटर है, इंट्रावेनस आईवी कैथेटर, आईवी कैनोला है। इसका क्या साइज़ होगा? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो 18G होगा। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर कोडिंग के साथ उसके जो साइजेस है यहाँ पर मैंने दिखाए हैं। जो ग्रीन है उसके लिए 18, जो पिंक होता है उसके लिए 20G, देन ब्लू जो होता है उसके लिए 22G, और ये जो येलो होता है इसके लिए 24G। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है उसके हिसाब से उसकी जो कैनोला होती है उसकी जो अमाउंट ऑफ फ्लो होता है, मतलब अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड पास होने की जो कैपेसिटी होती है वो बड़ी कम का स्टार्ट होती है। जैसे सपोज 18G की जो फ्लूइड वॉल्यूम जो फ्लोइंग कैपेसिटी है वो है 19 ml पर मिनट, बट यहाँ पर आप येलो की देख सकते हो 24G की, यहाँ पर 36 ml पर मिनट की ही कैपेसिटी है। 18 और 20 जो है जो अडल्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। 22, 24 जो होते हैं वो चाइल्ड व इन्फेंट में यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी ये सवाल भी पूछते हैं कि 18G जो कैथेटर होता है उसमें अमाउंट ऑफ फ्लो क्या होता है। इसका सही जवाब होगा 90 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लूइड ऑफ चूज़ इन द बर्न पेशेंट। जो बर्न पेशेंट होता है उसमें कौन सा फ्लूइड मोस्टली प्रीफर किया जाता है? फ्लूइड जो होता है वो रिंगर लैक्टेट मोस्टली यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। बट आप सभी को फ्लूइड के जो इंट्रावेनस फ्लूइड के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैटेगरीज होती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक जो होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सी हाइपरटोनिक में कौन से सोल्यूशंस आते हैं, हाइपरटोनिक में कौन से सोल्यूशन आते हैं, आइसोटोनिक में कौन से सोल्यूशंस आते हैं, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी में वेट जो होता है वो ट्राइमेस्टर वाइज कैसे बढ़ता है? बेसिकली ट्राइमेस्टर कौन से होते हैं? तीन तरह के ट्राइमेस्टर होते हैं, जो 1st to 3rd मंथ, 3rd to 6th मंथ, 6 to 9 मंथ्स। इसे ऐसे हम ट्राइमेस्टर को कैटेगराइज करते हैं। कौन से ट्राइमेस्टर में कितना वेट बढ़ता है, ये यहाँ पर सवाल पूछा गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। बहुत से बच्चों को ये सवाल का जवाब आता होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका सही जवाब जल्दी बताइए क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन ए है 152 kg। इसके बाद ऑप्शन सी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 5, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2, थर्ड ट्राइमेस्टर में 5। ऑप्शन सी 155 kg, देन ऑप्शन सी 555 kg। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है उसमें प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, या जो नॉर्मल वेट गेन जो होता है वो 11 kg होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है 11 kg के आसपास होता है। अगर 11 kg से ऊपर आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो वो कंडीशन में 15 kg या सपोज कभी कभी 16 kg भी बढ़ता है, तो वो टाइम पे आपको कार्डियक साइन इक्लाम्शिया या प्री इक्लाम्शिया के वो कार्डियक साइन आप कंसिडर कर सकते हो। कभी कभी
कम भी वेट बढ़ता है, मतलब कभी कभी 7 kg देन 6 kg भी वेट सिर्फ बढ़ता है, तो वो टाइम पे भी आपको पे जो 11 kg वेट बढ़ता है वो 1 kg फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 5 kg सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड 5 kg इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। सो बेसिकली इसका जो सही जवाब होगा वो 3 होगा, 155 kg। So next question is, all of the following diseases fall under the National Vector Borne Disease Control Program expect। so नीचे जो दिया है उसमें से सारे वेक्टर बॉर्न कंट्रोल डिसीजेस के अंडर आता है बट एक छोड़ के। सो यहाँ पे क्या है उसके सही, इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन ए फाइलेरिया, ऑप्शन बी चिकनगुनिया, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन 4 प्लेग। सो फाइलेरिया जो है वो मॉस्किटो की तरफ से ब्रीड होता है, चिकनगुनिया मॉस्किटो, डेंगू मॉस्किटो, प्लेग जो होता है वो मोस्टली जो हमें सबको ही पता है प्लेग कौन से ऑर्गेनिज्म या एनिमल के तरफ से हमें स्प्रेड होना स्टार्ट करता है। सो अगर आपको प्लेग कौन से एनिमल से स्प्रेड होता है ये अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। सो उससे पहले हम नेशनल सेंटर ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल जो है उसको पहले समझ लेते हैं। सो जो ये जो NVBDCP जो है जो ऑल वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आए, जिसमें मलेरिया कंट्रोल, डेंगू कंट्रोल, चिकनगुनिया कंट्रोल, जापानीज इंसेफेलाइटिस, काला आजार, फाइलेरिया, ये सारे जो 6 वेक्टर बॉर्न डिसीजेस है जो वेक्टर से ट्रांसमिट होते हैं उनको एक ही सेंटर के नीचे लेके आया है। सो इसका जो सही जवाब बनेगा, मतलब कौन सा प्रोग्राम जो है इसमें नहीं फिट होता, वो है प्लेग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कौन सा ऐसा ड्रग है जो दिया नहीं जा सकता? इसका जो सही जवाब है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बर्न पेशेंट आइसोटोनिक फ्लूइड इज गिवन टू प्रिवेंट द डैश डैश रिस्क ऑफ। इन बर्न पेशेंट आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक मैंने पहले आपको बताया था आइसोटोनिक फ्लूइड की, आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक फ्लूइड, ये जो है वो कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, कौन कौन से सोल्यूशंस आते हैं, इसका पहले ही वीडियो मैंने बना दिया है। सो क्या प्रिवेंट करने के लिए आइसोटोनिक फ्लूइड दिए जाते हैं? रीनल फेल्यूर, एडिक्वेट लंग परफ्यूजन, हाइपोवोलेमिया, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस। सो आइसोटोनिक फ्लूइड जो होते हैं वो मोस्टली हाइपोवोलेमिया ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आइसोटोनिक जो फ्लूइड होते हैं वो प्लासेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकते, वो उसकी कंपोजिशन और ब्लड की कंपोजिशन सिमिलर होने के कारण वो ब्लड में ही या इंट्रावेनसली ही स्टे करते हैं और जो वॉल्यूम है उसको बिल्डअप करने का काम करते हैं। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो हाइपोवोलेमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंशंस। ऑप्शन ए प्रीमोडियल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शरी। सो आप सभी को पता होना चाहिए कौन कौन सी तरह की प्रिवेंशंस, लेवल ऑफ प्रिवेंशंस हमारे यहाँ पे है। सपोज डायबिटिक फुट है, डायबिटिक फुट के पेशेंट में अगर प्रीमोडियली अगर उसको गमबूट यूज़ करो, उसके बाद वुंड क्रिएट ना हो ऐसी जगह पे मत जाओ, या शुगर लेवल कम रखो, ये प्री मॉड्यूल है। प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी में रेगुलर में अगर आप जो आपको काउंसलिंग किया है जैसे कि डाइट कंट्रोल वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करना रेगुलरली फॉलो करते हो प्राइमरी में होगा। सेकेंडरी में क्या करते हैं, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलरली चेक करना, उसके बाद जो मेडिसिन है वो रेगुलरली लेना, वो सारी सेकेंडरी में है। थर्ड टर्सरी में क्या आएगा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपकी डायबिटिक फुट की कॉम्प्लिकेशंस है वो रिलीव ना हो पाए तो वो टाइम पे हमें वो जो लेग है वो एम्पूट करना पड़ता है, उसे टर्सरी केयर कहा जाता है। सो यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो सेकेंडरी में आएगा। जब भी हम रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर करेंगे तो उसको जो प्रिवेंशन लेवल है वो सेकेंडरी में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूज नीडल इज़ डिस्कार्डेड इन। ये जो है जो बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर पूछा गया सवाल है। सो ऑप्शन ए वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर, रेड पंक्चर प्रूफ कंटेनर, ब्लैक पंक्चर प्रूफ कंटेनर एंड येलो पंक्चर प्रूफ कंटेनर। सो यूज नीडल जो होती है वो वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड की जाती है। सो इसके लिए हमें जो बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन का जो चार्ट होता है वो पता होना चाहिए, जिसमें जो नीडल्स, शार्प्स, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड किए जाते हैं। रेड में अगर ट्यूबिंग्स वगैरह हो या पेशेंट की सिक्रीशंस वगैरह से इंट्यूबेटेड मटेरियल है वो हम रेड पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड
सॉरी रेड बैग में डिस्कार्ड करते हैं। देन ब्लैक बैग जो होता है उसमें हम ऑफिस वेस्ट या जो भी ऑफिस वेस्ट जो निकलता है उसको हम ब्लैक बैग में डिस्कार्ड करते हैं। येलो जो होगा, येलो में हम मोस्टली जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है या ड्रेसिंग का जो ब्लीड से इम्पैक्टेड जो वेस्ट होता है वो हम येलो कंटेनर में वेस्ट करते हैं। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन 24 आवर इज। सो नॉर्मल यूरिन आउटपुट 24 आवर में कितना होगा? 30 ml, 40 ml, सॉरी 300 ml, 500 ml, 2.5 लीटर एंड 1.5 लीटर। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1.5 लीटर। अगर उससे कम हो रहा है तो ओलिगोयूरिया होगा, मतलब कम अमाउंट ऑफ अगर यूरिन हम कम अमाउंट ऑफ यूरिन अगर आउटपुट निकल रहा है तो उसको ओलिगोयूरिया कंसिडर करेंगे, और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन अगर बाहर निकल रहा है तो उसका मतलब पॉलीयूरिया होगा। So next question is, nurse is taking care of the patient with fluid electrolyte imbalance. She noticed that there is a redness around the IV cannula. After touching, she found out that there is a tenderness and IV flow is also decreased. The correct interpretation of the following condition and the action. So nurse जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की पेशेंट को ट्रीट कर रही है। सो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो इंट्राकैथ सिचुएटेड है वहाँ पे रेडनेस है अराउंड, और उसका जो हाथ लगाने पर वहाँ पे उसको टेंडरनेस भी फील हुआ। देन वहाँ पे जो आईवी फ्लो है वो भी कम डिक्रीज़ हुआ है। तो वहाँ पे नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए फाइंडिंग इज, जो भी फाइंडिंग उन्होंने वहाँ पे मिली है वो नॉर्मल है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। इसका जो यहाँ पे ही गलत हो गया। देन फाइंडिंग इज एबनॉर्मल, देयर इज अ सेप्सिस, स्टॉप आईवी फ्लूइड एंड रिमूव कैनोला। देन ऑप्शन सी फाइंडिंग इज एबनॉर्मल, देयर इज अ फ्लेबाइटिस, स्टॉप आईवी एंड रिमूव कैनोला। देन फाइंडिंग इज एबनॉर्मल, वेट फॉर द फिजिशियन टू प्रोवाइड एन ऑर्डर। सो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। इसमें से दो ही जवाब है जो इसके सही जवाब है। सो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या लगता है आपको कौन सा सही जवाब होगा? सो इसका जो सही जवाब है वो है फाइंडिंग इज़ एबनॉर्मल एंड जो देर इज़ ए फ्लेबाइटिस होने के कारण वहाँ पे जो जो आईवी फ्लो है वो भी डिक्रीज़ हो गया है, और वहाँ पे आगे जाकर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए जो कैनोला है वो वहाँ से रिमूव किया जाता है। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नर्स हैड अ नीडल स्टिक इंजुरी विथ अ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल। ओके, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? सो जब जो नर्स है उसको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पेशेंट की जो नीडल है वो प्रिक हुई है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? वॉश पंक्चर साइट। ऑप्शन ए वॉश पंक्चर साइट विथ सोप एंड वाटर, स्टार्ट पीपीई ट्रीटमेंट इमीजिएटली, गेट अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, कलेक्ट नीडल टू लैबोरेटरी चेक। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वॉश पंक्चर साइट विथ सोप एंड वाटर फर्स्ट। जो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, वॉश पंक्चर साइट एंड सोप वाटर, ये होना चाहिए। सो इन menstrual cycle, lowering of the which hormone causes the maturation? So progesterone, thyroxine, estrogen and FSH हार्मोन। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की लोअरिंग की वजह से यहाँ पर मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होता है। अ क्लाइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट इट एट 25 weeks of gestational and call the nurse to the clinic and report sudden discharge of fluid from the vagina. Based on the data provided, the suspect which of the following conditions? So 25 weeks की जेस्टेशनल पे अगर वहाँ पर सडन डिस्चार्ज फ्लूइड है तो उसको उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सो ऑप्शन ए मिसकैरेज, ऑप्शन बी प्रीटर्म लेबर, ऑप्शन सी इंट्रायूटेरिनल फीटल डिमाइंस यानी प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सो जो जेस्टेशनल एज होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो होता है 36 वीक्स का। सो यहाँ पर अगर अर्ली जो रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन है तो उसको क्या कहेंगे? प्री मैच्योर, मतलब मैच्योर होने से पहले अगर उसकी रप्चरिंग हो गई तो उसको कहेंगे प्री मैच्योर रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। सो नॉर्मल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नॉर्मल न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन लेवल इज, जब जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है? यह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑप्शन ए 17 to 20 GD, ऑप्शन ए 17 to 20, 12 to 14, 10 to 12
एंड 20 to 25। इसका सही जवाब क्या होगा, आपको क्या लगता है? इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि ये जो सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया हुआ है एम्स के इसमें। सो दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। सो द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, ये जो है वो जीके के ऊपर बेस्ड सवाल है। जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली, कानपुर, मुंबई, नासिक। सो इसका सही जवाब क्या होगा? सो बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि दिल्ली होगा, कानपुर तो नहीं होगा, देन मुंबई और नासिक। नासिक में प्रिंटिंग प्रेस है, जो मनी प्रिंटिंग की जाती है वो नासिक में की जाती है, आरबीआई का हेडक्वार्टर वहाँ पे नहीं है। सो ये गलत जवाब है। देन मुंबई और दिल्ली, मुंबई और दिल्ली में से कौन सा है? बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि दिल्ली ही होगा, बट दिल्ली नहीं है, उसका जो सही जवाब है वो मुंबई है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। सो आप सभी को शायद ये जो वीडियो बना है वो अच्छा लग रहा होगा, ये आपकी हेल्प भी करेगा आपके प्रिपरेशन में। सो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ क्वेरीज़ है या कोई सजेशंस है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, या जिससे कि हमारी भी हेल्प हो पाए। और ये सीरीज़ जो है वो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना जिनसे उनकी भी हेल्प हो पाए। और तब तक के लिए थैंक यू।